गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एट क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 इतिहास की पाठ्य पुस्तक चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है पढ़ रहे हैं। औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह था, शक्तिशाली शासक था। धीरे धीरे मुगल शक्ति का पतन होने लगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी कंपनी जो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के भारत में व्यापार के लिए आई, लेकिन उसके साथ साथ ही यूरोप के अन्य देश पुर्तगाल, फ्रांस, वहाँ की व्यापारिक कंपनियां भी भारत में व्यापार करने लगी। 1498 ईस्वी में वास्को द गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की और इस तरह भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हुआ। फैक्टर अंग्रेजों के समय में इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था और इनके आसपास के क्षेत्र जहां पर ये व्यापार करते थे उसको फैक्ट्री कहा जाने लगा। व्यापार से युद्धों तक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है और व्यापार से युद्धों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से फरमान शाही आदेश प्राप्त किया और बंगाल में निःशुल्क व्यापार करना शुरू किया। बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने से बंगाल के जो शासक थे उनकी राजस्व कम होने लगी, तो उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और राजस्व की मांग करना शुरू कर दिया। अलीवर्दी खान की मृत्यु होने के बाद में बंगाल के शासक बने सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कंपनी पर जो रियायतें थी वो खत्म कर दी। ऐसी स्थिति में 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ धोखा किया, अंग्रेजों से मिल गया और युद्ध में भाग नहीं लिया। इसी स्थिति में सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब नियुक्त कर दिया। हालांकि मीर जाफर एक कठपुतली नवाब था। कठपुतली समझते हैं बच्चों, अपन ने खेल देखा है जिसमें उसको रस्सी से बांध करके नचाया जाता अपने इशारे पर। तो कठपुतली नवाब वही कार्य करते थे जो अंग्रेज चाहते थे, लेकिन जनता में उनको अपनी प्रतिष्ठा दिखानी होती है। ऐसी स्थिति में मीर जाफर भी जब अंग्रेजों से राजस्व की मांग करने लगा, तो ऐसी स्थिति में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नियुक्त कर दिया गया। मीर जाफर को हटा दिया गया। मीर कासिम ने भी बंगाल में सुधार करने शुरू किए। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के मध्य टकराव संभव था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। मीर जाफर को वापस शासक बना दिया गया, लेकिन अब कंपनी को यह समझ में आ चुका था कि इस तरह कठपुतली नवाबों के माध्यम से भी शासन सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती। तो कंपनी खुद बंगाल की शासक बन बैठी थी और उसका फायदा ये हुआ कि भारत से व्यापार करने के लिए भारत से जो कच्चा माल ले जाया जाता था उसके बदले में सोना देना पड़ता था। अब वह सोना बाहर से आना बंद हो चुका था। अब जो बंगाल का जो राजस्व था उसका उपयोग इसके लिए किया जाने लगा। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर जो भारत में आ रहे थे व्यापार के लिए धीरे धीरे अमीर होने लगे। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में 18 साल का था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो यहाँ से गया तो 4 लाख के पौंड के आसपास संपत्ति उसने इकट्ठी कर ली थी। उसने अपने कार्यकाल में सेकंड कार्यकाल में जो अंग्रेजी शासन है उससे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहा, लेकिन इंग्लैंड की संसद ने उसके खिलाफ स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हालांकि बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ से जो अफसर जाते थे पैसे लेकर के वो वहाँ पर इंग्लैंड में राजसी ठाट-बाट के साथ रहते थे, तो उन्हें व्यंग्यात्मक रूप में नवाब के नाम से संबोधित किया जाता था। कंपनी का फैलता शासन और सहायक संधि। इस तरह कंपनी ने धीरे धीरे अपना शासन फैलाना शुरू कर दिया, भारत के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन प्रांतों को जीत लिया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि लाई गई, जिसमें कंपनी की सेना का खर्चा रियासत के शासकों को उठाना पड़ता था और सहायक संधि का प्रस्ताव सभी शासकों के पास भेजा था। जबरन उन्हें सहायक संधि करने के लिए विवश किया जाने लगा। इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया, भारत में अपना अधिकार क्षेत्र फैलाना शुरू कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में
मराठा शक्ति और टीपू सुल्तान। तो ऐसी शक्तियाँ थी जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान जिन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है बच्चों कि टीपू सुल्तान एक बार फ्रांस के जो अधिकारी थे उनके साथ जंगल में शिकार खेल रहे थे। उस समय एक शेर आ जाता है और टीपू सुल्तान निहत्था उससे युद्ध करता है और बाद में अपनी कटार से उसे मार दिया जाता है। उसके बाद में टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का विरोध किया। पहला युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ जिसमें हैदर अली की विजय हुई। दूसरा, तीसरा और जो चौथा युद्ध है उसमें टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया। द्वितीय युद्ध अनिर्णित रहा। तृतीय और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान को नुकसान उठाना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम पर का जो मैसूर का आधा राज्य अंग्रेजों के पास चला गया। टीपू को अपने 2 पुत्र गिरवी रखने पड़े और चौथे युद्ध में टीपू युद्ध करते हुए मारा गया। टीपू अंग्रेजों की नजर में खतरनाक और घमंडी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था और ऐसे शासक को नियंत्रित करना आवश्यक है, ऐसे शासक का दमन करना आवश्यक था, ये अंग्रेज मानते थे। लेकिन टीपू सुल्तान एक बहादुर शासक था जो अंग्रेजों की अधीनता से कभी नहीं डरा और न उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की बल्कि युद्ध करते हुए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में अब एक ही शक्ति बची, मराठा शक्ति। हालांकि पानीपत के युद्ध के कारण मराठा शक्ति भी कमजोर हो चुकी थी 1761 की पानीपत की लड़ाई के कारण। अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध में मराठों की विजय हुई क्योंकि जो मराठा सरदार थे एक होकर के लड़े। लेकिन बाद के 2 युद्धों में मराठा सरदार अलग अलग होकर के लड़े और उसका खामियाजा मराठा शक्ति को भुगतना पड़ा। अंतिम रूप से जो पेशवा थे पुणे से, उन्हें बिटूर कानपुर के पास पेंशन देकर भेज दिया गया। मराठा शक्ति का पतन हो गया। इस तरह मराठा शक्ति के पतन होने के बाद में अब अंग्रेजों को टक्कर देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। तो अंग्रेज सर्वोच्चता का दावा करने लगे। भारत में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, उसके अधीन सारे शासक हैं। हालांकि रानी चेन्नम्मा जैसे छोटे शासकों ने भी उनका विरोध किया, उन्हें आंखें दिखाई, बाद में उन्हें जेल डाल दिया गया। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति लेके आए अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, जिसमें जो शासक निसंतान होते थे उनकी मृत्यु के बाद में उनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हालांकि भारत में ये प्रथा है कि अगर कोई शासक निसंतान है तो वो गोद ले सकता है, दत्तक पुत्र ले सकता है, वह अगला शासक बनता है। लेकिन डलहौजी ने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया और इसके आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, अवध, झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध की जनता में इसके खिलाफ आक्रोश था। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में नए शासन की स्थापना हुई बंगाल, मद्रास और गवर्नर में। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 2 अदालतें बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। निर्णय करने के लिए मौलवी और हिंदू पंडित होते थे। इसके अलावा यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और जिला कलेक्टरों को सर्वोच्च माना जाता था। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार होते थे, घोड़े पर चलने वाले, और पैदल सेना थी। लेकिन जो अंग्रेजी शासन थे उनके पास नए हथियार थे, बंदूकें होती थी जिन्हें मैसलोक कहा जाता था, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। इसके अलावा पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी जिसे मस्केट कहा जाता था। तो इस तरह अंग्रेजों ने अपनी सेना के दम पर, सैनिक शक्ति के दम पर भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत भारत को जीतना शुरू कर दिया। थैंक यू।